नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसे योगी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब नए तरीके से आरक्षण सूची जारी की जाएगी। योगी सरकार के साथ साथ निर्वाचन आयोग जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उससे लगता है कि अप्रैल मई में चुनाव कराए जा सकते हैं। यूपी में शहरी निकाय चुनाव का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद आज योगी कैबिनेट की बैठक में सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब योगी सरकार सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुनाव कराने की इजाजत की मांग करेगी। साथ ही सर्वे के आधार पर ही नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल मई महीने में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। दरअसल यूपी की 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद सीटों के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की प्लानिंग थी। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया तो यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण सर्वे रिपोर्ट योगी गवर्नमेंट को पेश कर दी गई है। अब योगी गवर्नमेंट इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष राम अवतार जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ था इस रिपोर्ट में? रिपोर्ट में तो नहीं बता पाएंगे, क्या कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट, उसमें रिकमेंडेशंस भी कॉन्फिडेंशियल है। सुप्रीम कोर्ट जब ओके कर देगी, इसको फाइनल कर देगी, उसके बाद ही पता लगेगा। तो इसमें हमारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। सर, थोड़े बहुत अगर मुख्य बिंदुओं की बात करूं मैं तो कुछ मुख्य बिंदु भी नहीं बता पाएंगे आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीजें पास हो जाएंगी, हाँ तो पास हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे। तो पूरा ओवरऑल आपने जो खामियां बताई हैं उसमें ये बताया, उसमें ये थोड़ा सा मुझे विस्तार से बता दीजिए कि क्या कुछ खामियां थी, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल है, हम उसमें अभी बात नहीं कर सकते हैं। तो खामियों को थोड़ा सा क्या रोटेशन रिकमेंडेशंस कॉन्फिडेंशियल है, बाकी रैपिड सर्वे और रोटेशन सिस्टम गड़बड़ था, उसी को हमने इंगित कर दिया है रिपोर्ट में। राम अवतार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद जो निकाय चुनाव है वो स्मूथली रन आउट हो सकेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कुल कितनी चीजों पर मोहर लगी है, मतलब कितने प्रस्तावों पर मोहर लगी? जितने भी आइटम थे, जितने भी मुद्दे थे, सबको कैबिनेट ने उस पर सहमति प्रदान की है, सबकी अनुमति दी है और अच्छे हैं। बहुत से प्रस्ताव काफी हमारे खेल के क्षेत्र में, हमारे बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए कई मामले, हमारे पीडब्ल्यूडी क्षेत्र से जुड़े हुए कई चीजें हैं, विश्वविद्यालय से जुड़ी कई चीजें हैं। तो बहुत सार्थक आज की कैबिनेट रही है, बहुत अच्छे प्रस्ताव पारित हुए हैं। कुल कितने प्रस्ताव थे मंत्री जी? 20 से ऊपर रहे हैं आज। साथ ही एक बहुत अहम सवाल है कि आज आयोग की जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को कल सबमिट की गई, उस पर भी चर्चा हुई है, जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव कब होंगे? समय पर होंगे। हमारी प्रतिबद्धता है, जो भी संवैधानिक नियम कानून है उसका पालन करते हुए और समयबद्ध तरीके से 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उसमें डेट लगी है, तो 11 अप्रैल से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को हम जो आयोग की रिपोर्ट है उससे अवगत कराने का प्रयास करेंगे, ताकि 11 अप्रैल के बाद कोई इसमें व्यवधान न हो और समयबद्ध तरीके से हम लोग चुनाव की प्रक्रिया को आगे कर सकें। बिल्कुल।
काउंटडाउन शुरू हो गया है। अप्रैल मई में निकाय चुनाव यूपी के हो सकते हैं और यूपी की 760 नगर निकायों में ये चुनाव होंगे। आरक्षण लागू करने के साथ ही जल्द ऐलान भी कर दिया जाएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय होगा। तो आपको बता दें, यूपी की 760 नगर निकायों में चुनाव होने वाला है। अप्रैल मई में ये निकाय चुनाव होंगे और यूपी में अब निकाय चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। तो अप्रैल मई इन 2 महीनों में निकाय चुनाव हो सकते हैं। यूपी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अब इंतजार है। तो आपको बता दें, ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसे योगी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब नए तरीके से आरक्षण सूची जारी की जाएगी। योगी सरकार के साथ साथ निर्वाचन आयोग जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उससे लगता है कि अप्रैल मई में चुनाव कराए जा सकते हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद आज योगी कैबिनेट की बैठक में सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब योगी सरकार सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुनाव कराने की इजाजत की मांग करेगी। साथ ही सर्वे के आधार पर ही नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। दरअसल यूपी की 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद सीटों के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की प्लानिंग थी। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में चलिए सीधे रुख करते हैं खबरों का आगे। तो आपको बता दें, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और अब ऐसे में अप्रैल और मई में ये निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। तो हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कब इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है, उनसे जानते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव और कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता सपा है और सत्येंद्र सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। हरीशचंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करती हूँ। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। अप्रैल मई का ये महीना बताया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर। क्या तैयारी बीजेपी की है और कितनी तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतरने वाली है? अपने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के स्थानीय निकाय को जनप्रतिनिधियों के क्योंकि समयबद्ध ढंग से चुनाव होना था, लेकिन इस आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश के आदेश के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आयोग गठित किया उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद जैसा माननीय न्यायालय का दिशा निर्देश होगा, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है चुनाव को कराने के लिए। और जहां तक तैयारियों का सवाल है, तैयारियां पूरी हैं। जब भी माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुपालन के क्रम में सरकार इस चुनाव को तात्कालिक रूप से संपन्न करेगी। प्रवक्ता सपा से भी जुड़े हुए हैं कीर्ति निधि पांडे जी। कीर्ति निधि जी, आपकी तैयारियों की अगर बात की जाए तो सपा इस बार इस चुनाव में कितनी मजबूती के साथ उतरने वाली है मैदान में? क्योंकि बीजेपी की तैयारियां तो काफी मजबूत नजर आ रही हैं। सपा खुद को कैसे यहां पर साबित करने वाली है? देखिए अपूर्वा जी, चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी जी। और एक बात तय है कि चुनाव समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाए, समय पर चुनाव नहीं होता। और अभी आप आयोग के अध्यक्ष श्री राम अवतार सिंह जी से बात कर रहे थे, उन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब में कहा कि हमें कॉन्फिडेंशियल नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने बताया कि मामला हाईकोर्ट क्यों हो गया। रैपिड सर्वे में गड़बड़ियां थी और रोटेशन में गड़बड़ियां थी और इसी वजह से माननीय हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि बिना पिछड़ी जाति के आरक्षण के चुनाव कराए। ये सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही थी जिसके वजह से चुनाव इतना डिले हुआ।
जिसकी वजह से चुनाव नवंबर में होने चाहिए थे, दिसंबर में संपन्न हो जाने चाहिए थे, वो चुनाव मार्च बीतने वाला, अभी तक चुनाव का कहीं अता पता नहीं। अभी तक तो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट रखी जाएगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगी, उसके बाद चुनाव की गति आगे बढ़ेगी। जबकि मतदाता बनाने का काम आज से फिर शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी अपने अभियान में है और लगातार जनता के बीच में जन सरोकार के मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव में बेहतर लड़ने का प्रयास, पूरी ताकत से लड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। जी, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए निकाय चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, लेकिन अभी भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं 50-50 वाले चांसेस बने हुए हैं। क्या आपकी राय है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जिस हिसाब से पूरी कवायद हुई, जो कि अभी हमारे सपा के मित्र भी बोल रहे थे कि नवंबर दिसंबर में इसके इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, तो वो इलेक्शंस ऑब्वियसली जो पूरी लिस्ट थी, जो अपने आरक्षण की जो पूरी भूमिका बनी थी, उसमें बहुत हद तक सहमति नहीं बनी थी और मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने उसमें आदेश दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव करा दिए जाए, जो कि एक अच्छा खासा मुद्दा विपक्ष को दे देता है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस नहीं है या वो ओबीसी विरोधी है या बहुत सही से उन्होंने काम नहीं किया और इलेक्शन को बहुत ही फेयर तरीके से कराने में वो सक्षम नहीं है। इस तरह के आरोप लगाने का उनको पूरा मौका मिल जाता था। हालांकि उसके बाद फिर जब ये मामला हाईकोर्ट ने इनसे कहा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि जब कहीं न कहीं इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए कि ये ओबीसी विरोधी हो रहे हैं, जो कि एक आरोप ही हो सकता है, क्योंकि इनके पास भी अपनी सरकार में और इनके अपने पूरी टीम में बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ओबीसी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, तो ये केवल आरोप के तौर पे ही हम देख सकते हैं। खैर, वो जब वो मामला जब हाईकोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ा तो उसके अंदर फिर एक पूरी सर्वे कराने की बात करी गई और जब ये मामला जब कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में पहुंचता है तो उसके बाद सरकार की बहुत ज्यादा इसमें दखल नहीं हो सकता है। अब जो वहां से निर्णय आता है, जो आयोग का रिपोर्ट आता है, उसके तरह से देखा जाएगा क्या उसमें निर्णय आते हैं, उसके हिसाब से उसका श्रेय लेने की जिम्मे का जो कवायद है वो पक्ष भी करेगा, विपक्ष भी करेगा और कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में भी आएंगे। लेकिन ये जो नवंबर दिसंबर से लेके अभी तक के बीच में जो भी तमाम घटनाक्रम हुए हैं, जिसको कि आप रोज न्यूज में देखते रहते हैं, कई सारे बुलडोजर की एक्टिविटी चल रही है, कई सारे और भी चीजें जो हैं, जो माफियाओं पे काम हो रहा है, बहुत सारे इन्होंने इन्वेस्टर मीट कराई, तो कई सारे इन्होंने इस समय के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जिसको कहीं ना कहीं वो इन कैश कराने का भी प्रयास करेंगे। तो ये एक देखने वाली बात है कि ये जो समय है केवल ओबीसी और महिला आरक्षण या अनुसूचित जाति के आरक्षण पे ही बात रहेगी, वो एक पक्ष निकल के आ जाता है। लेकिन जब हम चुनाव में जाते हैं तो उस आरक्षण के बियॉन्ड भी हम जाते हैं, जब आरक्षण के बियॉन्ड जाते हैं तो फिर वहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने लेके आते हैं जिसकी वजह से आपको वोट में वो कन्वर्जन होगा। अभी केवल बात जो ये आ रही है जो आयोग के गठन से होगी और जो उसको अपनी सहमति देगा, उसके बाद में केवल वहां से कैंडिडेट्स किस प्रकार के उतारे जाएंगे उस पे बात आएगी। वो कैंडिडेट्स कितने बाहुबली होंगे, कितना जनता उसको स्वीकार करेगी, वो एक अलग पक्ष होता है। और साथ ही साथ में जब वो कैंडिडेट मार्केट में जाता है, मतदाताओं के बीच में जाता है, तो वहां पे वो बहुत सारी चीजें अपने साथ कैरी करता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसीज को कैरी करता है, अपने जो पृष्ठभूमि है उसको कैरी करता है, उसकी कितनी दागदार है या कितनी ईमानदार है उसको कैरी करता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ये पैरामीटर से पहले जो कैंडिडेट किस प्रकार के जाएंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जैसे ही ये बात आएगी वैसे ही एक प्रकार से कहीं ना कहीं बीच में कि किसको सीट का एलोकेशन होगा, किसको वहां पे टिकट मिलेगा, ये जो बात आएगी इसके बीच में भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थितियां बनती हैं। वो भी एक देखना दिलचस्प होगा कि जब ये पूरा इसको स्वीकार किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आदिम सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद में इंटरनल पॉलिटिक्स जो शुरू होती है वो भी एक देखने वाली चीज होगी, जो कि सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं होती ही है। बिल्कुल। हरीश चंद्र जी, देखिए यहाँ पर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सीटों के आरक्षण में भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। नहीं, देखिए, जो ये माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था वो आदेश अगर देखा जाए तो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ट्रिपल के आधार पे आरक्षण का जो आदेश था उसी के क्रम में था। और उससे तात्पर्य ये था कि जो 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 शब्दावली थी
न्यायालय की कि उसमें जो जो जन्मना या शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वही पिछड़े की श्रेणी में नहीं होंगे, बल्कि जो राजनीतिक रूप से भी पिछड़े लोग हैं, जिन जिन समुदायों को राजनीतिक रूप से जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको चिन्हित किए जाने की बात की। ये टिप्पणी का प्रस्ताव था और जिसको माननीय योगी जी की सरकार ने तात्कालिक रूप से आयोग का गठन करके और उस माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट आरक्षण को लेकर के दी है। अब जैसा भी माननीय उच्चतम न्यायालय का उस पर दिशा निर्देश होगा, उसी के आधार पर सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव कराएगी। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे भी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इसी महीने राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को भी रखेगी और चुनाव के लिए जो अनुमति है वो भी मांगने वाली है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है, या जो तस्वीरें अभी तक धुंधली नजर आ रही हैं वो क्लियर हो सकती हैं। तो यहाँ पर तकनीकी खामी की वजह से हमारे ब्यूरो चीफ तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ बने हुए हैं कीर्ति निधि जी। चलिए आपसे ही सीधा ये सवाल मेरा है, ऐसा लग रहा है कि इस महीने जो चुनाव की तारीखें हैं और जो धुंधली सी तस्वीरें हैं चुनाव को लेकर वो क्लियर हो सकती, क्योंकि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली है और चुनाव की तारीखों की मांग भी करने वाली है। देखिए पूर्वा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी भी खड़ी है और हमारे नेता माननीय राज्यपाल कश्यप साहब भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि बिना पिछड़ी जाति के आरक्षण कराए। अब सरकार के पास आयोग की रिपोर्ट आई है, सरकार उस आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करे, चाहे माननीय न्यायालय में सीधे रखे सरकार का फैसला, लेकिन समयबद्ध तरीके से चुनाव होना चाहिए जो नहीं होता। और उसकी वजह भी आपको पता है कि पिछड़ी जाति के आरक्षण में गड़बड़ियां थी, जिसके वजह से माननीय न्यायालय को आदेश देना पड़ा और उसके बाद इस तरीके की चीजों के साथ विलंब हुआ। निश्चित रूप से अब जब ये रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में सर्वे हुआ। और यही बात तो पूर्वा जी समाजवादी पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए, तो हम तो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो तो आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, इस सारे कालम के साथ जातियों की जनगणना जब होगी तो एक बात स्पष्ट होगी कि देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी किस जाति के लोग पिछड़े हैं, किस धर्म के लोग पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। सरकार जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, तो सरकार सबका साथ और सबका विकास तब कर पाएगी जब उसके पास कोई आंकड़ा होगा, कोई डाटा रहेगा। लेकिन सरकार तो जाति जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। और अभी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह जी कह रहे थे कि सरकार पे आरोप लगता है, लेकिन सरकार में कई पिछड़ी जाति के मंत्री हैं, इसलिए केवल आरोप ही है। देखिए, मंत्री जरूर हैं सरकार में, लेकिन योगी पार्ट 1 की सरकार में भी जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी तो पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि 27% आरक्षण जो मिलना चाहिए वो केवल 21% मिल पाया है, लिहाजा जो पिछड़ी जाति का आरक्षण उसको पूरी तरीके से लागू कर दीजिए। लेकिन वो आरक्षण मिल नहीं पाए, जबकि सरकार ने कहा हम अगली भर्ती में देंगे। जब अगली भर्ती सरकार ने निकाला तो हाईकोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा किसी भर्ती में आरक्षण दे नहीं सकते। लेकिन अब एक बड़ा रोड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर तो खत्म हो गया कीर्ति जी, एक बड़ा रोड़ा था वो खत्म हो गया है और आरक्षण के लिए जो सर्वेक्षण का काम है वो भी पूरा हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि माननीय न्यायालय में रिपोर्ट रखने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ पिछड़ी जाति का आरक्षण तय हो, उसके बाद निगम के चुनाव हो और चुनाव में जो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, इस पूरे चुनाव में बात अगर बीजेपी और सपा की जाए तो सपा का स्टैंड आपको कितना क्लियर और कितना स्ट्रांग लगता है? देखिए, सपा का स्टैंड अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है और अभी कीर्ति जी ने पॉइंट भी रेज किया, मैं उसका बहुत स्वागत भी करता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अगर विगत वर्षों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये माना जाए कि वो ओबीसी की पार्टी हुआ करती है।
जिसको कि कहीं ना कहीं ये भी दूसरी तरह से पोर्ट्रेट किया जाए, तो अगर वो कहेंगे कि हाँ मैं ओबीसी पार्टी को या ओबीसी कैंडिडेट्स को जहाँ पे ज्यादा खड़ा करते हैं, तो हम उनका सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इनका पक्ष जरूर हो सकता है। लेकिन जो इनके विरोधी दल होंगे वो डेफिनेटली ये कहेंगे कि भाई ये जातिगत चीजों को ये बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक खेल है, एक मैदान में हर तरह के आक्षेप भी लगेंगे, उसको कितना स्वीकार करेंगे कितना नहीं करेंगे वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन ये है कि हाँ कहीं ना कहीं चुनाव में अपने बहुत क्योंकि पिछला जो विधानसभा इलेक्शन हम लोगों ने देखा था तो काफी अच्छा इन्होंने फाइट दिया था और जिसमें काफी स्वागत होना चाहिए। और लोकतंत्र में ये बहुत आवश्यक है कि किसी को भी निरंकुश नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो एक अच्छा फाइट इन्होंने दिया जिसके लिए बहुत साधुवाद इनको। लेकिन एक बात और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर होती है कि जब आप इलेक्शंस में जाते हैं, जब वोटर के पास आप जाते हैं, तो वोटर के पास बहुत सारे और भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिसके ऊपर वो निर्णय करता है। आजकल जो वोटर है वो काफी जागरूक है, काफी वो उसके पास एक्सपोजर है, बहुत सारी चीजों को वो देखता है, सोशल मीडिया से लेके न्यूज और सारी चीजें उसके पास डेफिनेटली पहुंचती हैं। तो उसके एक अलग ही तरीके का उनका अब एक माइंडसेट तैयार होता चला जा रहा है। आप ये याद करिए कि जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था, पूरे देश के जितने भी किसान थे कहीं ना कहीं एक जगह से बैठे थे, पूरे दिल्ली के साइड में वो बैठे हुए थे, एक बड़ा एक मीडिया में उसका कैंपेन भी चल रहा था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जिस जगह से टिकैत साहब आते थे या अदरवाइज भी देखा जाए तो किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं इलेक्शन में पड़ा हुआ हो तो नहीं होगा। अगर आप बेरोजगारी की बहुत तेजी से उठाया जाता है, लेकिन बेरोजगारी के पॉइंट पर भी क्या कहीं बहुत ज्यादा सरकार को सीटों का नुकसान हुआ होगा या नहीं होगा, या महंगाई पे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, या हम अपराधों की बात करें तो ऐसे पॉइंट्स को रेज करना विपक्ष का है, उनका काम है, उन मुद्दों को लेके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कितना उसको स्वीकार किया जाएगा जनता के द्वारा ये एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जन सरोकार की जो बातें हैं वो वास्तव में बहुत आवश्यक है, जिसको सपा बहुत अच्छे से उछाल भी रही है, उठा भी रही है, उठाना भी चाहिए। लेकिन कितना उसको वो लोग उसको मिसमराइज करेंगे, जितना आत्मसात करेंगे, ये एक बहुत देखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सत्येंद्र जी हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र देखिए अब यहाँ पर पिछली बार जो आरक्षण घोषित हुआ था, इस बार के आरक्षण में कितना बदलाव देखा जा सकता है? देखिए ये बहुत आज जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है आरक्षण ये आयोग की रिपोर्ट पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराने जा रही थी, उन्होंने आरक्षण सूची पूरे उत्तर प्रदेश में जारी की, परिसीमन वगैरह हो गया था, परिसीमन को लेकर नई अपडेट सूची जारी की जिसमें 17 मेयर भी थे पूरे उत्तर प्रदेश में और जितने भी निकाय थे सबके लिए उन्होंने सूची जारी की। तो सूची का अध्ययन किया समाजवादी पार्टी ने या विपक्ष के और नेताओं ने, तो वहां पर ये कमियां पाई गई। ये कहा गया कि भाई यहाँ पर जो आरक्षण सूची जारी की गई है उसमें बहुत मनमानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसी को लेकर लोग कोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भाई इसको रद्द करो और पुराने सिरे पे ही चुनाव कराया जाए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं भाई चुनाव होना है और उन्होंने कहा कि आप 1-2 महीने में कमेटी बना के विस्तृत इसकी पूरी रिपोर्ट आप हमें सौंपिए। तो 27 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्शन दिया था और जस्ट अगले ही दिन 28 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पिछड़ा वर्ग ये जो आयोग है इसका गठन कर दिया और इसमें बाकायदे देखिए इसमें पूर्व जज को भी रखा गया, इसलिए कि पूरे इसकी संवैधानिकता को देखते हुए, इसके लीगैलिटी को देखते हुए कानून सम्मत पूरा अध्ययन करके इस रिपोर्ट को बनाया जाए ताकि फिर आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, इस रिपोर्ट को वहां पर दाखिल करना है। 11 जुलाई को अगली तारीख है, 1 महीने बाद इसकी तारीख है और उसके पहले ही ये रिपोर्ट कल यानी कि मुख्यमंत्री को सौंप दी गई उस आयोग के द्वारा। अब इसको मुख्यमंत्री यहाँ पे मंत्री कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि जल्द ही 11 जुलाई के पहले ही हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल राघवेंद्र देखिए यहाँ पर सबकी नजरें अब इसी चीज पर टिकी हैं कि जिस तरह से अप्रैल और मई का ये महीना आने वाला है, अब इनमें निकाय चुनाव हो सकते हैं या नहीं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।